प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की बात किया था। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने देखा था। तो मैं बताया था कि नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होगा उसकी बात हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करें, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ आपका डीपीएस से होगा जो वर्कशीट भेजे हैं और कुछ मैं लिखवाता भी हूँ। find the least Coulomb's force. Find the least Coulomb's force for the charges placed 1 meter apart. देखिए क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट कूलम्ब्स फोर्स फॉर द चार्जेज प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। कहता है कि लीस्ट कूलम्ब फोर्स निकालना है चार्जेज, तो दो चार्ज कम से कम चाहिए जिनके बीच का दूरी कितना है 1 मीटर है। जानते कि एक चीज यहां पर आपको हिंट दे दिया है कि लीस्ट कूलम्ब फोर्स निकालना है। तो देखिए हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखिए चार्ज कोई नाम दिया नहीं है, तो हम लोग चार्ज किसका समझते हैं, पहले ही पढ़े हैं कि बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज किसको मानते हैं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो जब चार्ज का कोई नाम नहीं दिया है तो Q1 की जगह पर भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और Q2 की जगह पर भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो F इक्वल टू लिखेंगे 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू। Q1 की जगह पर लिखेंगे E, Q2 की जगह पर भी लिखेंगे E और बाई R स्क्वायर। R की जगह पर कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर कर दो। तो F हो जाएगा 9 × 10⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बाई 1 का स्क्वायर। ये कहां से आया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आप लोग याद भी रखेंगे। तो ये हो गया 9 × 10⁹ into 1.6 into 1.6 into 10⁻�38। तो हो जाएगा बेटे -19 38, 1 का स्क्वायर 1, 38 में चला गया 9 तो बच गया -29। तो 9 × 1.6 × 1.6 into 10⁻⁻29 न्यूटन। तो 16 हो गया कितना 2.56। तो 9 × 2.56 × 10⁻⁻29, तो ये हो जाएगा 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45, 5 × 50 और 9 × 2 = 18, 5 = 23.04 × 10⁻⁻29। कैलकुलेशन देख लेंगे, कैलकुलेशन में प्रोसेस बता दिए, कैलकुलेशन गुना भागा चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को निकालना था
कि फाइंड द लीस्ट कूलम्ब्स फोर्स फॉर द चार्ज। देखिए चार्ज यहाँ दिया हुआ है, चार्ज मतलब दो चार्ज कम से कम प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। जब 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ हो तो आर दिया हुआ है 1 मीटर, Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर भी इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 की जगह पर भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू हो जानते हैं 9 × 10⁻⁹। तो सोल्व करके हमारा फोर्स का वैल्यू आ गया 23.04 × 10⁻⁻29 न्यूटन। ओके, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है the force between two electrons, the force between two electrons when placed in air is 0.5, placed in air is equal to 0.5 times the weight of an electron. The weight of an electron 0.5 टाइम्स किसके वेट का है? इलेक्ट्रॉन के वेट के है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द डिस्टेंस between the electrons. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा, गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 9.1 × 10⁻⁻31। ध्यान दीजिए, कहता है the force between two electrons when placed in air is equal to 0.5 times the weight of an electron. Find the distance between the electrons. कहता क्या है? दो इलेक्ट्रॉन के बीच का लगने वाला फोर्स जब एयर में प्लेस्ड है तो कहता है कि 0.5 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के वेट के। तो कहता है कि उनके बीच का क्या बताओ? दूरी बताओ। क्या बताओ? दूरी बताओ। तो ध्यान दो, ए फिजिकल टू फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 r²। ओके, तो देखिए F बराबर क्या हो जाएगा? mg। फोर्स किसके बराबर? उसके वेट के बराबर। यहाँ कहता है फोर्स हमको नहीं दिया है, फोर्स इनडायरेक्टली क्या दिया है कि 0.5 टाइम्स है वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। किसका 0.5 टाइम्स है? वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 r² इक्वल टू 0.5 mg। कहां से? देखिए दिया F बराबर कितना? mg। तो इसका कितना टाइम्स है? 0.5 टाइम्स। तो F के जगह पर हमें 0.5 mg रख दिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹। इसका वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम into 1.6 ×
10⁻⁻⁹ कूलम बाई r स्क्वायर इक्वल टू 0.5 mg। हमको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ 2.56 इंटू 10⁻⁻38 बाई 0.5 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होगा 9.8 होता है इसका वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 31 और 9 40 और 40 में से चलेगा कितना? 38। तो बचा कितना? 2। तो ये 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻² बाई 0.5 इंटू 9.1 इंटू 9.8। कैलकुलेशन हमेशा चेक कीजिएगा। देखिए 31 से लगे ऊपर 31 और 9 40, 40 में से 38 कितना बचा? 10⁻²। अब ध्यान दो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर इसको हटाओगे तो इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 इंटू 256 बाई, इधर आ जाओ, कितना हो जाएगा ये? तो 0.5 तो हो जाएगा 5 इकाई 5 और 9 का 6 45 4.55 इंटू 9.8 98 8 5 40 4 44 36 9 5 45 49 40 0 9 15 4 4 2 3 44.5। तो ये हो जाएगा 9 6 54 4 9 5 45 4 49 सॉरी 9 5 45 5 50 9 6 54 4 5 बच गया 9 5 45 5 50 9 18 5 23 बाई हो गई 44.5। तो ये आ गया हमारा कितना बराबर? ये आ गया r स्क्वायर बराबर 04 बाई 44.59। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा। तो r इक्वल टू अंडर रूट 2304 बाई 44.59। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा रूट को सोल्व करके जो आंसर आएगा उतना ही दोनों के बीच का क्या होगा? दूरी होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में गिवन डेटा के अनुसार हमसे क्या पूछ रहा था कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बताओ और उसका दिया हुआ था कि फोर्स क्या है? 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये दिया हुआ था हमारा, ये लिख करके और वहां से क्या फाइंड आउट करिए? r। अब ध्यान देंगे आपका वर्कशीट में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3। 2 point charges each of 1 coulomb separated by a distance of 1 meter experience a force of 8 Newton. How much force is experienced by them if they are immersed in water, keeping the distance of separation between them is same? Dielectric constant for water is equal to 80। देखिए पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट F बराबर क्या था? Fa by Fm। Fa by Fm मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two charges placed in air by two charges placed in a given medium। तो मीडियम हमारा कौन है? वाटर है, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दिया हुआ है। बीपीएस का क्वेश्चन नंबर 3।
कहता है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मान लो Q1 भी दिया हुआ है 1 कूलम और Q2 भी दिया हुआ 1 कूलम और R दिया हुआ है 1 मीटर। ओके, जब प्लेस एयर में है तब यहाँ का फोर्स लगता है FA एयर में 9 × 10⁻⁹ दिया हुआ है। हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर इमर्ज इन वाटर। कहता कि इसी चार्ज को 1 कूलम को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखें और कहाँ रखें, वाटर में रख दें, मीडियम हम लोग बदल दिए। तब कहता है हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर इमर्ज इन वाटर कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज सेम। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट F बराबर हम लोग पढ़े हैं F एयर FA बटा में F क्या चीज, मीडियम। तो यहां से हो जाएगा F मीडियम का मतलब वाटर हमारा मीडियम है, F एयर बटा में कितना की F एयर का दिया हुआ बेटा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, K का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 80। और चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो है इसे रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, बाय कितना हो गया 80। तो ये आ जाएगा 9/8 और ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 10⁻⁸। तो इसको जब काटोगे 8 × 1 = 8, 2 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 4 × 10⁸ कोची न्यूटन 1.125 × 10⁸ न्यूटन। तो यह आपका डीपीएस का क्वेश्चन था। 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रो 3 माइक्रो प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, ये जब हम पढ़ाएंगे आपको कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, जब कूलम्ब्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के टर्म में पढ़ाएंगे तो आपसे क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। और मैं बताया था भी आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कि भाई देखो जैसे जैसे हर टॉपिक पर क्वेश्चन आते चला जाएगा हम सारा क्वेश्चन आपका बनाते जाएंगे जो लेवल 1 का है, ठीक है। तो लेवल 1 का क्वेश्चन हर टॉपिक पर का बेटा, तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे आपको वो क्वेश्चन बताते चले जाएंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका डीपीएस से था जिसका आंसर आप लोग का आ गया। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ में जो चार्जेस होगा अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया हुआ रहेगा, किसके टर्म में, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे पोजीशन वेक्टर। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लॉ बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। ओके, तो आज हम लोग लिख रहे हैं Coulomb's force between two charges in terms of their पोजीशन वेक्टर्स। ध्यान दो बेटे कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी कि कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। पहले दो चार्ज के लिए करते हैं, उसके बाद जनरलाइज कर देंगे इन चार्जेस के लिए। देखिए ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, जो हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। केवल जो हमारा दूरी आया था r², वो r² करके नहीं आएगा, उसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखाएगा। किसके टर्म में लिखाएगा, उसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखाएगा। जैसे समझिए ये हमारा ओरिजिन है, ये दो हमारा कोई एक्सिस है x y। मान लो कि ये पॉइंट हमारा A है जहां पर हमारा चार्ज Q1 है और इसका पॉइंट O से ओरिजिन से ये कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है।
इस R1 को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। दूसरा चार्ज हमारा कोई पॉइंट B पर है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो देखिए हम लोग पहले ही पढ़े थे कि दोनों चार्जेज के बीच जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसी के एलॉन्ग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। आप लोग कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि फोर्स कैसे ऐड करेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेज। तो देखिए इसके सेंटर से इसका सेंटर इन हो गया, तो Q1 इसको इधर रिपेल करेगा और Q2 इसको इधर रिपेल करेगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, Q2 इसको इधर रिपेल करेगा तो फोर्स कितना लगेगा, F12। देखिए वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे आप कूलम्ब्स लॉ पिछले क्लास में, तो F12 का मतलब क्या होगा कि फोर्स किस पर, Q1 पर, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। उसी तरह से Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा तो ये हो जाएगा F21। फोर्स किस पर, Q2 पर, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। पढ़े थे ना। चलिए इसका पोजीशन वेक्टर R12 और इसका पोजीशन वेक्टर R2। ओके, क्लियर। तो हम लोग को कूलम्ब्स फोर्स निकालना है दो चार्जेज के बीच में, किसके टर्म में, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। देखिए पोजीशन वेक्टर R1 R2 हमारा आया हुआ है, क्लियर। और वेक्टर में लिखना है तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, उसी पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम यहां लिखते हैं consider 2 point charges Q1 and Q2. Consider 2 point charges Q1 and Q2 having position vectors R1 and R2 respectively। हमने दो चार्ज माना Q1 एंड Q2 और जिसका पोजीशन वेक्टर क्या माना, R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। मतलब R1 किसके लिए, Q1 के लिए, और R2 किसके लिए, Q2 के लिए। तो हम लोग यहां निकाल लें फोर्स एक्टिंग on charge Q1 due to Q2। Q1 पर फोर्स निकाल रहे किसके कारण, Q2 के कारण। तो Q1 पर फोर्स Q2 का कितना है, F12। तो हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाय R²। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इन दोनों चार्जेज के बीच का दूरी तो हमको दिया नहीं है, तो दोनों चार्जेज यही है AB का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। अभी ये हमको नहीं पता, निकाल लेते हैं अभी यहां से। तो देखिए इधर भी वेक्टर है, इधर भी वेक्टर आ गया, क्योंकि पूरा दे देगा मैग्नीट्यूड और ये देगा डायरेक्शन टू मैग्नीट्यूड वेक्टर, यहां भी वेक्टर, इधर भी वेक्टर। अब AB R² लिखते थे ना, तो यहां डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच कितना है, AB। अब AB निकाल लेते हैं, तो AB हो जाएगा हमारा R21, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। ये AB बराबर लिख देते हैं मॉड R12 इक्वल टू R1 माइनस R2। मॉड R1 माइनस R2। R1 माइनस
तो देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा, F12 इक्वल टू व्हाट, O1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये भी बराबर आ गया R1 माइनस R2, ये भी का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए, यूनिट वेक्टर R2। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कोई अंतर यहां नहीं है, केवल हम लोग को कहा था कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालो। तो देखिए जो डिस्टेंस है वो किसके टर्म में है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। किसके टर्म में है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में है। बाकी कहीं कोई कांसेप्ट में अंतर है, वहां भी पढ़े थे F12 बराबर 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R ना लिख करके उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, तो दूरी को किसके टर्म में लिख दिए, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। और एक चीज आप लोग देखते हो किताब में, एक चीज और आप लोग देखते होंगे कि इस यूनिट वेक्टर को हटा के आप वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कैसे किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, बताया गया था ना। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको आप हटाओगे यूनिट वेक्टर R21 को, तो हम लोग इसको लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस R2 बटा में मॉड वेक्टर R1 माइनस R2। देखिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर गुने मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड गुने यूनिट वेक्टर क्या मिल गया, वेक्टर। क्या मिल गया, वेक्टर। तो जब यूनिट वेक्टर को तुम यहां से हटाओगे तब F12 क्या हो जाएगा, O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर हटा दिए, तो यूनिट वेक्टर की जगह पे इतना लिखियो ना, तो क्या लिख देंगे, वेक्टर R1 माइनस R2 बाई मॉड R1 माइनस R2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिट वेक्टर रहेगा तो स्क्वायर होगा, और यूनिट वेक्टर को हटाओगे तो देखिए अब क्या मिल गया रिजल्ट हमारा, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर। अब देखिए इसका पावर 2 और इसका पावर कुछ नहीं करता 1, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, तो मॉड R1 माइनस R2 कितना। अब देखिए बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं, वेक्टर ऊपर में रहेगा तो नीचे Q होगा, और यूनिट वेक्टर रहेगा तो स्क्वायर होगा। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग Q में मत निकालिए, फोर्स निकालना हो तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ मॉड में लिख दीजिए स्क्वायर को, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेक्टर से। किसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट वेक्टर से। आप ऐसे निकाले ऐसे निकाले, आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो F12 निकल गया। देखिए अब जो दूरी हमारा आ रहा है वो पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ रहा है, और स्टेटमेंट भी हम लोग लिखे हैं कि किसके टर्म में कूलम्ब लॉ निकालना है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। सिमिलरली जहां दिक्कत होगा आप लोग कमेंट्स करेंगे, मैं फिर से बात करूंगा। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब देखिए कोई अंतर नहीं है ऐसा, केवल यहां R1 माइनस R2 है तो यहां हो जाएगा R2 माइनस R1, यहां भी हो जाएगा R2 माइनस R1, और कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं F21 O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई AB का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R।
अब ध्यान देंगे, अगेन ए भी वही हो जाएगा, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई ए भी हो जाएगा R12 का स्क्वायर R12, तो F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर R12। देखिए वहां था R1 माइनस R2, यहां क्या रहा है R2 माइनस R1। तो अब अगेन बदल सकते हो यहां यूनिट वेक्टर को, तो R12 को यहां अगेन लिख सकते हो R2 माइनस R1 वेक्टर बटा में मॉड R2 माइनस R1। तो अगेन F21 क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड R2 माइनस R1। तो देख लीजिए एकदम सेम आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब वेक्टर R2 माइनस R1। आप यहां देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में जो आया F12 उसी तरह से हमारा F21 आया, वहां R1 माइनस R2 था, इसमें R2 माइनस R1 है, वेक्टर R2 माइनस R1। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यूनिट वेक्टर में छोड़ोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, वेक्टर में लिखना चाहते हो तो क्यूब आ जाएगा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है इसी पोजीशन वेक्टर पर है। तो हम लोग देख लिए क्या कि कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो किसके टर्म में आ रहा है, जो दूरी है वो पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ रहा है, किसके टर्म में, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई अंतर नहीं है। भैया हमसे कह दिया कि नहीं पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखोगे, कॉन्सेप्ट तो वही है। हम तुमको कहेंगे जहानाबाद से तुमको पटना आना है या पटना से जहानाबाद जाना है, कार से आना है, तो ट्रेन से आओगे, साइकिल से आओगे, भाई कार से ही आओगे, कंडीशन लगा दिया। तो यहाँ कहता है कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखो, तो क्या करना है, दूरी को केवल किसके टर्म में लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बना दिया है कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में तुमको बताना है कूलम्ब्स लॉ को, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में बता दिए। तो दो चार्ज के लिए हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरलाइज कर देंगे एन चार्ज के लिए, मतलब 2 से ज्यादा होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।